1760 में दिल्ली से कोई 22 किलोमीटर दूर जनूबी हिंदुस्तान का एक शहर था, सेरिंगापटम। उस शहर के एक मीनार पर बने कमरे में एक अजीब सी सरगर्मी जारी थी। एक 10 साला लड़का बड़ी जानफशानी से एक रेती की मदद से खिड़की की सलाखें काट रहा था और उसके पास बैठा उसका 5 साला भाई आंखों में खौफ भरे उसे देख रहा था। बड़े लड़के ने खिड़की की सलाखें काटी और फिर खिड़की से एक रस्सी बांधकर नीचे लटका दी। उसने अपने भाई को पीठ पर बांधा और रस्सी के ज़रिए नीचे उतर गया। कुछ ही देर में सारे सेरिंगापटम में शोर मच गया कि बागी जनरल हैदर अली के दोनों कैदी बेटे टीपू और करीम फरार हो चुके हैं। दरअसल ये सलाखें काटने वाला नन्हा बहादुर फ़तेह अली टीपू था, जो अपने भाई के साथ दुश्मनों से छुपता फिरता था। वजह यह थी कि टीपू सुल्तान का वालिद हैदर अली, जो मैसूर के राजा का सिपहसालार था, अपने मुखालफिन की साजिश की वजह से बागी करार पा चुका था और शहर से फरार था। उसके बेटों को कैद किया गया था, लेकिन वो भी भाग निकले। इस दौरान होली का त्यौहार आया। हैदर अली के हमदर्दों ने टीपू और उसके भाई को होली के रंगों में रंग दिया। टीपू ने चेहरे पर शेर का मास्क भी पहन लिया था। फिर दोनों भाई किसी की नज़र में आए बगैर ही शहर से निकल गए और अपने बाप से जा मिले। इस इंतहाई फिल्मी अंदाज के फरार के 1 साल के अंदर टीपू का बाप हैदर अली मैसूर का हुक्मरान बन चुका था और टीपू वली अहद। लेकिन हैदर अली का 21 साला दौर हुकूमत दुश्मनों से जंग व जदल में ही गुजर गया और जब 1782 में हैदर अली की वफ़ात के बाद टीपू सुल्तान ने तख्त नशीन हुआ तो यही मसाइल उससे भी मुंतकिल हो गए। उसकी वजह रियासत मैसूर का इंतहाई मुश्किल जाग्राफिया था। वो सूबे जो आज भारतीय स्टेट्स कर्नाटक, तमिल नाडु और केरला कहलाते हैं, उनके बहुत से हिस्से रियासत मैसूर में शामिल थे। देखने में ये एक बड़ी रियासत था, लेकिन उसके साथ मसला ये था कि उसके 3 इंतहाई ख़तरनाक दुश्मन उसके सरहदों पर बैठे थे। कुछ मशरक़ी इलाकों और जनूब में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, जिनका जनूबी हिंदुस्तान में फ़ौजी मरकज़ मदारस था, जो अब चेन्नई कहलाता है। अंग्रेज़ इलाके के साथ मशरक़ में हैदराबाद दक्षिण की रियासत थी, जो अब आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, जबकि शुमाल की तरफ मराठे थे, जिनकी सल्तनत मैसूर की सरहदों से दिल्ली तक फैली हुई थी। यानी किसी तरफ से टीपू को कोई मदद मिल सकती थी और ना ही वो पीछे हट सकते थे। इस खतरनाक जाग्राफिया के साथ एक बड़ा मसला ये भी था कि मैसूर हिंदुस्तान की दौलतमंद रियासतों में से एक था। मसाला जात की पैदावार और कपड़े की सनत यहाँ बहुत ज़्यादा थी। मैसूर के शहरियों की आमदनी बाकी हिंदुस्तान के लोगों से 5 गुना ज़्यादा थी। इसी वजह से उसके तीनों तरफ फैले दुश्मनों का वाहिद मकसद मैसूर पर कब्ज़ा करना था। इसलिए उनसे सुलह या मुआहदे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। टीपू सुलह और जंग दोनों के लिए तैयार रहता था, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं था। इसने पहले अपने दुश्मनों से सुलह की, मुआहदे भी किए, लेकिन तमाम मुआहदे नाकाम रहे और टीपू सुल्तान को आखिरी जंग करना पड़ी। उन जंगों में कई बार उसने अपने दुश्मनों के ऐसे दांत खट्टे किए कि लोग उसे शेर मैसूर कहने लगे। इस सिलसिले की पहली जंग वही थी जो उसे अपने बाप से विरसे में मिली, यानी अंग्रेज़ों से जंग, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर हमला किया था। वही जंग थी जिसके दौरान ही टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली की वफ़ात भी हुई थी।
टीपू की जगह कोई और होता तो बाप की मौत और दुश्मन से जंग उसके औसाब शल कर देती और ये रियासत उसी वक्त ख़त्म हो जाती। लेकिन टीपू ने तख्त नशीन होते ही एक के बाद एक अंग्रेज़ लश्कर को धूल चटाई और फिर उसने बेंगलोर के किले में मैसूर अंग्रेज़ी फ़ौज को हथियार डालने मजबूर कर दिया। बड़े सगीर की तारीख़ में अंग्रेज़ों को ऐसी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त ना पहले कभी हुई थी और ना ही उसके बाद। अगर टीपू ये जंग जारी रखता तो वो जनूबी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के हेडक्वार्टर मदारस पर भी काबिज़ हो सकता था। ऐसी सूरत में कम से कम जनूबी हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों का तसल्लुत का खात्मा हो जाता। लेकिन टीपू ने रहम दिली से काम लिया और सुलह कर ली। 1784 में उसने अंग्रेज़ों से जंगबंदी का मुआहदा भी कर लिया। इस फतह से टीपू तो हिंदुस्तान के लोगों का हीरो बन गया, जबकि बरतानिया में सिफ़े मातम बिछ गई। अंग्रेज़ों ने तय कर लिया कि अगर हिंदुस्तान पर कब्ज़ा बरकरार रखना है तो टीपू को रास्ते से हटाना होगा और उसके लिए उन्होंने साजिशों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। उन साजिशों में टीपू की एक कमज़ोरी उनके बहुत काम आई और वो कमज़ोरी ये थी कि टीपू दरबारियों को खुश रखने का हुनर नहीं जानता था। इसने हुक्मरान बनने के बाद कई नए लोगों को अपने दरबार में जगह दी, जिससे पुराने दरबारी नाराज़ हो गए, जिनमें वज़ीर ख़जाना मीर सादिक और वज़ीर अवल पूर्णिया शामिल थे। ये वो लोग थे जिन्होंने टीपू को तख्त संभालने में मदद दी, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि टीपू सुल्तान उन्हें नज़रअंदाज कर रहा है। टीपू अपने उसूल परस्ती की वजह से अपने साथियों की गलती की पर उन्हें सज़ाएं भी देता था, जिसकी एक मिसाल ये है कि जब टीपू की इंतहाई माहिर वफ़ादार जनरल मोहम्मद अली कमेदान ने टीपू के एक मुखालिफ को पनाह दी तो टीपू ने मुसलहत से काम नहीं लिया। उसने कमेदान को गिरफ़्तार करने के बाद कैद कर दिया और कमेदान ने कैद में ही खुदकुशी कर ली और उस वाक़ये से सुल्तान के बहुत से वफ़ादार बदल हुए। चुनांचे दरबारी साजिशों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें अंग्रेज़ों की दाल गलने का इम्कान पैदा हो गया। अब उन्हें टीपू की दरबार से गद्दार मिलने लगे थे और उस गद्दार फैक्ट्री का ख़रीदार ईस्ट इंडिया से आया नया गवर्नर जनरल लॉर्ड था। ये शख्स बहुत मकार था और दुश्मनों को मैदान जंग में हराने का उसे अपने घर में कमज़ोर करने का हुनर जानता था। उसने टीपू की रियासत में कई जासूस भेजे, जिनमें एक का नाम था सैयद इमाम। ये शख्स टीपू के दारुल-हुकूमत सेरिंगापट्टम पहुंचा, जहां उसने नाराज़ और लालची दरबारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी की हिमायत पर तैयार कर लिया। लेकिन यह साजिश बर वक्त पकड़ी गई और टीपू सुल्तान ने उसका सख्त नोटिस लिया। गद्दारों और सैयद इमाम को सज़ाए मौत दे दी गई, लेकिन उससे गद्दारों को प्रोडक्शन रुकी नहीं, बल्कि उनकी तादाद बढ़ने लगी। टीपू के दरबारियों को खरीदने के बावजूद लॉर्ड तन्हा टीपू के मुकाबले में आने से डरता था, इसलिए उसने निज़ाम हैदराबाद और मराठों को भी साथ मिलाया। उसने ये बहाना किया कि टीपू ने अंग्रेज़ों के एक इत्तेहादी के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी है। हालांकि ये जंग राजा ने खुद की थी और टीपू की जवाबी कार्रवाई के बाद ये मामला ख़त्म हो चुका था। लेकिन कार्ल वांस ने इस जंग को जवाब बनाकर साबिक़ा शिकस्त के वक्त किया जाने वाला सुलह का मुआहदा तोड़ दिया और मैसूर पर चढ़ाई कर दी। पहले उसने मैसूर के अहम शहर बंगलोर पर कब्ज़ा किया। टीपू सुल्तान ने जवाबी हमला करते हुए उसे बंगलोर में ही घेर लिया, लेकिन जब टीपू फैसलाकुन हमला करने वाला था तो उसकी फ़ौज में मौजूद गद्दारों ने हमले की तफसीलात लॉर्ड को दी, जिसकी बदौलत वो बच निकलने में कामयाब हो गया। वो ना सिर्फ टीपू के हमले से बच निकला, बल्कि उसने एक लंबा चक्कर काटते हुए टीपू सुल्तान के मरकज़
सेरिंगापट्टम पर चढ़ाई कर दी, लेकिन सेरिंगापट्टम से 15 किलोमीटर की दूरी पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि उसकी फौज थक चुकी थी। टीपू के छापामार दस्तों ने अंग्रेज़ों की सप्लाई लाइन भी काट दी। कार्नवालिस के दोनों इत्तेहादी यानी मराठी और निज़ाम, जिन्होंने इस जंग में अंग्रेज़ों की मदद के लिए फ़ौज भेजने का वादा किया था, वो दोनों भी मदद को ना पहुंच सके। यूं उनको सेरिंगापट्टम के मुहासरे में नाकाम रहा। उसके फौजी भूख और बीमारी से मरने लगे। उनको एहसास हो गया था कि उनके हालात में उसने टीपू की फ़ौज पर हमला किया तो उसे ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। चुनाचे वो लड़ाई छोड़कर अपनी फ़ौज के साथ बेंगलोर की तरफ भाग निकला। ये वो मौका था जहां टीपू सुल्तान ने एक भागती हुई और शिकस्त खोरदा अंग्रेज़ फ़ौज का पीछा करके उसे तबाह करने के लिए के बजाय निकल जाने का मौका देकर अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की। इस गलती का ख़मियाज़ा पहले मैसूर और फिर सारे बरे-सगीर को गुलामी की सूरत में भुगतना पड़ा। कार्नवालिस बचकर निकल गया और जल्द ही मराठों और निज़ाम से जा मिला। फिर ये तीनों इत्तेहादी यानी अंग्रेज़, मराठी और निज़ाम में खूब तैयारी करके साथ दोबारा सेरिंगापट्टम पर टूट पड़े और उन्होंने सेरिंगापट्टम का मुहासरा कर लिया। अब टीपू को एहसास हुआ कि वो कार्नवालिस को भागने का मौका देकर एक नाकाबिले तलाफ़ी गलती कर चुका है, क्योंकि मुहासरा हर गुज़रते दिन के साथ सख्त हो रहा था। ऐसे में टीपू ने सुलह का पैगाम भेजा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सुलह के बदले में टीपू से मैसूर की आधी सल्तनत और 8 करोड़ रुपए तावान जंग वसूल किया। यूं अपनों की गद्दारी की बदौलत टीपू सुल्तान की ताकत पर ऐसी कारी ज़रब लगी कि उसके बाद वो कभी ना संभल सका। लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ सुलह के बाद टीपू और उसकी सल्तनत पर 2 फौरी असरात मुरतब हुए। एक तो ये टीपू सुल्तान पर अंग्रेजों से लेने का एक जुनून सवार हो गया। टीपू ने देख लिया कि जब तक वो अंग्रेज़ों को शिकस्त नहीं देगा वो पर नहीं प्रसाया करेगा, और उसने ऐसा किया भी। उसने एक क्यों ना घड़ी बनाई जिसमें एक शेर एक बरतानवी फौजी बोला, और ये घड़ी आज भी लंदन के म्यूज़ियम में महफूज है। टीपू उस घड़ी को देखकर दुश्मन से बदले की तरकीबें सोचता रहता। जंग का दूसरा असर हुआ टीपू के वफादारों पर, जिन्होंने भांप लिया कि अब टीपू और उसकी सल्तनत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसीलिए वो सुल्तान से दूर होने लगे, क्योंकि उस दौर में हिंदुस्तान में आज़ाद रियासतों का कायम होना और टूटना एक आम सी बात थी। जब रियासत कमज़ोर पड़ जाती थी तो उसके वफादार पार्टी बदल कर किसी ताकतवर गुरूह या रियासत में मिल जाते थे। टीपू के 12 बेटे और 5 बेटियां थीं, लेकिन उसके एक बेटे में भी ये सलाहियत नहीं थी कि वो उन ख़राब हालात में टीपू का बेहतरीन जानशीन साबित हो। और दूसरी तरफ टीपू बरतानिया के बदतरीन दुश्मन फ्रांस से मदद की उम्मीद लगाए बैठा था, जो माजी में टीपू का इत्तेहादी भी रह चुका था। टीपू ने फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट के पास मदद के लिए अपना सफ़ीर भी भेजा। नेपोलियन ने टीपू को एक जवाबी खत भी लिखा, लेकिन ये खत रास्ते में अंग्रेज़ जासूसों ने पकड़ लिया। बरतानिया और हिंदुस्तान
में कोहराम मच गया कि नेपोलियन टीपू की मदद के लिए हिंदुस्तान का रुख करने वाला है। जब नेपोलियन अपनी फ़ौज लेकर मिस्र पर हमला करने निकला तो बरतानिया यही समझा कि नेपोलियन हिंदुस्तान जाने वाला है। फिर नेपोलियन ने मिस्र पर कब्ज़ा कर लिया तो अंग्रेज़ों का यही ख्याल था कि शायद वो ज़मीनी रास्ते से हिंदुस्तान पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन जब बरतानवी बहरिया ने फ्रांस को शिकस्त दी तब कहीं जाकर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ सरकार ने सुख का सांस लिया। टीपू अब चारों तरफ से दुश्मनों में घिर चुका था और फ्रांस से मदद आने का इम्कान भी ख़त्म हो चुका था। उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड को वापस बुलाकर लॉर्ड वेल्स को गवर्नर जनरल बना दिया। ये शख्स उस वक्त के बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का दोस्त था। दोनों दोस्त चाहते थे कि हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्ज़ा किया जाए और उनकी नज़र में टीपू सुल्तान ही सबसे बड़ी रुकावट था। अंग्रेज़ों के जहन में मुसलसल ये खौफ सवार था कि अगर कहीं फ्रांस टीपू की मदद को पहुंच गया तो हिंदुस्तान उनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि टीपू के खिलाफ आखिरी जंग से सिर्फ 18 साल पहले फ्रांस ने बरतानिया की एक और कॉलोनी अमेरिका में ऐसी ही मुदाखलत की थी। उसने अमेरिकी जंग आज़ादी के हीरो जॉर्ज वाशिंगटन की मदद की थी, जिसकी वजह से बरतानिया को शिकस्त हुई थी। और अमेरिका आज़ाद हो गया था। चुनाचे लॉर्ड वेल्ज़े टीपू के खिलाफ जंग का जहन बनाकर ही हिंदुस्तान पहुंचा। बरतानिया से ताज़ा दम फौजी दस्ते भी उसको मदद को पहुंचे, लेकिन लॉर्ड्स को टीपू के खिलाफ किसी बड़ी फ़ौज की कार्रवाई की ज़रूरत नहीं थी। लॉर्ड जिन गद्दारों को तैयार करके गया था वो अब वेल्ज़े के साथ थे। वेल्ज़े ने टीपू के गद्दारों से ये तय कर लिया था कि वो कहीं भी मैसूर की फ़ौज का अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं करने देंगे। मैसूर के ज़्यादातर किलों के कमांडोज ने भी मैसूर के ज़्यादातर किलों के कमांडरों ने भी यकीन दिलाया कि जैसे ही हमला शुरू होगा वो हथियार डाल देंगे। चुनाचे फतेह का पूरा यकीन करके वेल्स अपने इत्तेहादियों के साथ मैदान जंग में कूद गया। सुलह का मुआहदा तोड़ने के लिए उसने ये ऐलान किया कि टीपू फ्रांसीसियों के साथ मिलकर कंपनी सरकार के खिलाफ साजिशें कर रहा है। फरवरी 1799 में अंग्रेज़ फ़ौज और उसके इत्तेहादी चारों तरफ से मैसूर पर हमला आवर हो गए। टीपू ने हमला आवर अंग्रेज़ों के मुकाबले के लिए लश्कर रवाना किया, लेकिन कमांडरों ने दुश्मन पर हमले का हर मौका ज़ाया कर दिया। अब कमांडरों का ये अंदाज़ा देखकर मैसूर के सिपाही सवाल करते थे कि जब दुश्मन जद में है तो हमला क्यों नहीं किया जा रहा, लेकिन उन्हें यह जवाब देकर चुप करवा दिया जाता कि यह सुल्तान की हिकमत अमली है। मगर शेर मैसूर अब हार मानने वाला नहीं था। एक मौके पर वो खुद फौज लेकर निकला और उसने अंग्रेज़ जनरल हैर्स के छक्के छुड़ा दिए और लॉर्ड्स ने भी अपनी एक रिपोर्ट में टीपू के माहिर जनरल होने का एतराफ़ किया। लेकिन टीपू के गद्दार अफसरान यहाँ भी अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। वो जानबूझकर टीपू के फौजी दस्तों को दुश्मन की तोपों की जद में ले आए थे। इस तरह टीपू को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और उसने पीछे हटकर सेरिंगापट्टम में दिफाई पोजीशन ले ली। अप्रैल 1799 में यानी हमला शुरू होने के सिर्फ 2 माह बाद ही अंग्रेज़ों ने सेरिंगापट्टम का
मुहासरा कर लिया था। ऐसे में गद्दारों ने दुश्मन को बता दिया कि शहर की हिफाजती दीवारों का कौन सा हिस्सा कमज़ोर है। अंग्रेज़ों ने उसी दीवार को निशाना बनाया और वहाँ एक बड़ा शगाफ बन गया। 3 मई 1799 की रात सुल्तान के वज़ीर मीर सादिक ने फसेल से बाहर आकर अंग्रेज़ों से खुफिया मीटिंग की। तय पाया कि अगले रोज़ दोपहर तक अंग्रेज़ उस शगाफ पर धावा बोल देंगे। मीर सादिक वापस चला गया और फिर 4 मई का सूरज तुलू हुआ। नजूमियों ने सुल्तान टीपू से कहा कि आज का दिन आपके लिए इंतहाई मनहूस और बदशुगन है। आप फ़ौज के साथ साथ रहें और खैरात करें। लेकिन जब वो दोपहर को सुल्तान खाना खाने बैठा तो उसको पता चला कि उसके तो पखाने का कमांडर सैयद गफ़ार शहीद हो गया है। यह सुनते ही टीपू फ़ौज की पोजीशन का जायज़ा लेने के लिए किले से बाहर निकल आया। सुल्तान किले से बाहर निकला तो गद्दारों ने किले के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए ताकि टीपू फिर वापस किले में ना आ सके। कहा जाता है कि सैयद गफ़ार की शहादत भी एक साजिश के तहत हुई थी ताकि ये खबर सुनकर सुल्तान जोश में किले से बाहर निकले। दूसरी तरफ मीर सादिक और पूर्निया ने फ़ौज को तनख्वाह देने के बहाने दीवार के शिगाफ से हटा लिया था। अब मैदान खाली था। अंग्रेज़ी फ़ौज शिगाफ से अंदर दाखिल होने लगी। सुल्तान ने किले में दाखिल होने की कोशिश की ताकि अपनी फ़ौज को वापस जमा कर सके, लेकिन अफसोस कि उस किले के मुहाफ़िज़ों ने मालिक को ही अंदर न आने दिया। इस मौके पर सुल्तान ने अंग्रेज़ से आखिरी बार 2-2 हाथ करने का फ़ैसला कर लिया। सुल्तान के साथ मुट्ठी भर सिपाही थे। उसने एक खिदमतगार से बंदूक लेकर अंग्रेज़ों पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके मुट्ठी भर साथी भी जान तोड़कर लड़े, लेकिन जल्द ही ये आखिरी वफादार एक एक करके गिरने लगे। खुद सुल्तान को गोलियां लगी और वो ज़ख्मी हो गए और एक मुलाजिम ने कहा, हुजूर अंग्रेज़ों को बता दें आप कौन हैं, वो आपका एहतराम करेंगे। लेकिन तब टीपू ने वो अल्फाज कहे जो तारीख़ में अमर हो गए। उसने कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर होती है। शेर मैसूर तब तक लड़ता रहा जब तक वो बेबस होकर नहीं गया। अंग्रेज़ उस वक्त नहीं जानते थे कि किले के बाहर लड़ने वाला ये शख्स टीपू सुल्तान है। सुल्तान जब गिरा तो एक लालची अंग्रेज़ सुल्तान के कमर से बंधी हीरों की पट्टी उतारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुल्तान अभी जिंदा था। उसने तलवार के वार से अंग्रेज़ सिपाही की टांग उड़ा दी। अंग्रेज़ ने पलटकर गोली चलाई जो सुल्तान टीपू के सर में लगी और यूं सुल्तान टीपू शहीद हो गया। लेकिन तब तक किले में ये खबर फैल चुकी थी कि मीर सादिक और पूर्निया ने फ़ौज को धोखे से शिगाफ से हटाया था। उसने खबर के फैलने पर ही सिपाही मुश्तिल हो गए और उन्होंने गोली मारकर मीर सादिक को हलाक कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेज़ी फ़ौज काबिज़ हो चुकी थी।